नमस्कार साथियों, आज हम प्रोनाउन के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको प्रोनाउन के बारे में जितने भी कॉमन एरर आते हैं सेंटेंसों में या प्रोनाउन के बारे में जो भी कन्फ्यूजन है आपका आज दूर हो जाएगा। तो पहले तो हम प्रोनाउन क्या होता है वो समझ लेते हैं। किसी भी नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। अब इनके टाइप होते हैं, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन। अगर पर्सनल प्रोनाउन है क्या होते हैं? आई, यू, ही, मी, देम आदि। इनका ऑर्डर जो है 123 इन बैड सेंट। बैड सेंट का मतलब अगर किसी मान लीजिए अपराध वगैरह की बात की गई हो तो उसमें जो ऑर्डर होगा हमारे प्रोनाउन का 123 का रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब जानते हैं? पहला फर्स्ट, दूसरा सेकंड का और लास्ट में थर्ड पर्सन रखेंगे। ऑर्डर जब आपका गुड सेंस में हो 231 का रूल, यानी कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। देखिए, यू, ही एंड आई आर गोइंग। अब गोइंग जा रहे हैं ऐसा सेंस हुआ है तो जिसमें रूल लगा है 231 का। यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। आई, यू एंड आई एंड, अब ये अब इसमें एक बैड सेंस में ही होगा, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई। आई, यू एंड ही कमिट ए शाइन। तो देखिए ध्यान से, आई फर्स्ट पर्सन एंड और यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। तो अब आप समझ गए होंगे प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन किसी भी नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन आई, यू, ही, मी, देम होते हैं। ऑर्डर यानी कि बैड सेंस में होगा तो 123 का रूल अप्लाई करेंगे और गुड सेंस में होगा 231 का रूल अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ध्यान से सुनते रहें और लाभ उठाते रहें। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। अब आपको प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव लगाना है। कब लगाना है? यदि लेट के बाद कोई मान लो प्रोनाउन आ रहा है तो उसको आप जो है ऑब्जेक्टिव में केस लगाएंगे, यानी कि जानते कर्म कारक का प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे लेट यू एंड मी गो नाउ। देखो लेट लग रहा है, यू और मी ऑब्जेक्टिव केस हैं। ऐसे ही किसी प्रपोजिशन के बाद अगर कोई प्रपोजिशन आया तुरंत तो उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखेंगे। जैसे ही डिपेंड्स ऑन मी, ऑन प्रपोजिशन आएगा इसके बाद मी आएगा, ना कि आई। एग्जाम्पल, बिटवीन यू एंड आई। अब मैं आपको एक जो सेंटेंस दिया है एक इसमें करेक्शन के लिए पार्ट बताऊंगा। बिटवीन यू एंड आई ही प्रॉबली वॉन्ट कम एट ऑल। अब आपको देखना है, देखिए ये प्रपोजिशन यूज हुआ है इस वक्त में, तो हमें पता है कि इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन रखे जाएंगे। यू एंड मी होगा यहाँ, ठीक है? बात समझ में आ रहे होंगे, ध्यान से सुनते रहें। देन एंड केस। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या सिखा रहा है सर बार बार ऐसी चीज़ें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट ही होते हैं जो हम एग्जाम में नहीं कर पाते हैं और अब वाक हमारा जो गलत हो जाता है। देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होगा। समझ में आ रहा है? देन के बाद आपको कर्ता कारक यूज करना होगा, यानी प्रोनाउन का रूप जो है कर्ता के रूप में रखना होगा यदि कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव के बीच हुआ है। नॉमिनेटिव जानते हैं कर्ता कारकों, यानी कि अगर दो कर्ताओं के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो आपको जो प्रोनाउन लाना है वो भी आपका नॉमिनेटिव केस का होना चाहिए। कहने का मतलब कर्ता कारक। जैसे यू आर बेटर देन आई। अब आई की जो तुलना यू से की गई है, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव केस में है, तो जब सब्जेक्ट से तुलना की जाएगी तो ऑब्जेक्टिव केस ना आकर के सब्जेक्टिव केस आई आएगा, ठीक है? ऐसे देन के बाद ऑब्जेक्ट केस का प्रोनाउन का प्रयोग होगा यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, यानी कि अगर कर्म के बीच में ऑब्जेक्ट के बीच में अगर तुलना हो रही है तो लास्ट में जो प्रोपोजिशन आएगा वो हमारा कैसा आएगा? प्रोनाउन आएगा, कैसा आएगा? यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। जैसे ही रेस्पेक्ट यू मोर देन मी। अब रेस्पेक्ट शब्द का जो है यू से हुआ है, तुलना किससे की जा रही है? यू से, और यू क्या है? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो जो इसका जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव का ही आएगा। देन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा?
ऑब्जेक्टिव केस का आएगा, तो ही रेस्पेक्ट यू मोर देन मी। तो वीडियो को देखते रहें और ध्यान से सुनते रहें। ध्यान से सुने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बीच इससे भी संबंधित बहुत सारे एरर वाक्यों में आते हैं और हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो ध्यान से सुनना, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। ध्यान से सुनना, ईच का मतलब प्रत्येक होता है, लेकिन इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे ईच ऑफ द टू शब्द आ गया, टू दो बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज हो गया। ऐसे ईच ऑफ द थ्री बॉयज, थ्री कर दिया, दो या दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग होता है। अब ध्यान से सुन लीजिए, इससे संबंधित बहुत ज़्यादा गलतियाँ आती हैं वाक्यों में इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से संबंधित। तो आइदर और नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है, और उसमें एक सेंटेंस में दे देगा आइदर के बाद दो से अधिक वस्तुओं का, या नाइदर के बाद दो से अधिक वस्तुओं का, और हमें जो है वाक्य को जो है करेक्ट कराएगा। जैसे ध्यान से, आइदर ऑफ दीज टू, देखो आइदर के बाद दीज टू आएगा बॉयज, और नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज। यहीं पे दे देगा आइदर ऑफ थ्री बॉयज करके, तो आइदर का यूज ना करके हम अदर जो है ईच का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा होगा? ध्यान से सुनते रहें और देखते रहें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, ये संकेत देते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सम, बडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, सम वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, समथिंग, सम, नथिंग, एनीथिंग, ये क्या है? सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ध्यान से सुनो, हु और हुम का बड़ा वाक्य में रोल रहता है और हम समझ नहीं पाते हैं और गलती कर देते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद आपको गलतियाँ ना हो। हु नॉमिनेटिव केस में है, जबकि हुम ऑब्जेक्टिव केस में है। समझ में आ रहा है? यानी कि हु जो है हमारा कर्ता कारक केस होता है और हुम हमारा कर्म कारक केस होता है। मैं हूँ, इसलिए हु के बाद वर्ब लगता है। देखिए, जब नॉमिनेटिव केस में यानी कर्ता कारक में होगा तो हु के बाद क्या आएगी? आपकी वर्ब आएगी, यानी क्रिया आएगी, जबकि हुम के बाद नहीं आती है। खूब समझ ले ध्यान से, आगे मैं सेंटेंस में बता रहा हूँ आपको अप्लाई करके। देखिए, द डॉक्टर हुम आई मेट टुडे वाज रमेश ब्रदर। अब देखिए, डॉक्टर है और हुम के बाद कोई सहायक क्रिया न ली गई है, इसलिए ये हमारा कैसा है? ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। हुम के बाद कोई भी, मैंने बताया था, कोई भी क्रिया नहीं आएगी, तो हुम के बाद नहीं है। द डॉक्टर हुम आई मेट टुडे वाज रमेश ब्रदर। ऐसे ही द डॉक्टर हु केम, अब हु के बाद तुरंत केम आ गया तो क्रिया आ गई, तो एकदम से हम क्या लगाएंगे? हु का यूज यहाँ पर सही रूप में हुआ है। दोबारा सुन लीजिए, अभी मैंने दिखाया हु और हुम। हु नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में होता है, जबकि हुम ऑब्जेक्ट केस में होता है। इसके बाद हु के बाद हमेशा वर्ब आती है और हुम के बाद वर्ब नहीं आती है। आप सेंटेंस में इस तरीके से देख लेंगे करेक्शन के लिए, ठीक है? ध्यान से सुनते रहें, मैं बड़े ही चुनिंदा फार्मूला लेकर आया हूँ प्रोनाउन से संबंधित, और आपके वाक्य आज के बाद गलत नहीं जाएंगे। फैमिली, क्राउड, गवर्नमेंट, कमिटी, जूरी, ऑडियंस, टीम, पब्लिक, फेडरेशन आदि का प्रयोग अगर जब कलेक्टिव नाउन के रूप में हो तो इनके लिए प्रोनाउन इट और इट्सेल्फ आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, द टीम हैज़ शोन इट्स एबिलिटी। अब द टीम पूरे की बात, देखो टीम सिंगुलर मानी गई है, इसलिए सहायक क्रिया हैज़ आई है, और जब ये सिंगुलर है और सहायक क्रिया भी हमारी सिंगुलर है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर का आएगा, इट या इट्स या इट्सेल्फ, ठीक है? तो इट्स आया है यहाँ पर। ऐसा ही अगर यही चीज़ आपको अगर किंतु, ध्यान से सुना, अगले मैंने फार्मूला लिख रखा है, किंतु इनसे मेंबर का बोध हो तो हम देमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे द टीम वर फाइटिंग एमंग देमसेल्फ। देखिए, द टीम के बाद वर्ब आएगी है, वर्ब का मतलब टीम को बहुवचन मान के, यानी कि प्रत्येक सदस्य की बात करी गई है, तो फाइटिंग एमंग देमसेल्फ आएगा, ना कि इट्स, ठीक है? तो समझ में आ रहे हो, कन्फ्यूजन दूर हो रहे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे संबंधित बहुत सारी गलतियां हम वाक्यों में कर देते हैं। यदि सब्जेक्ट यू एंड आई है
तो आप प्रोनाउन अस, आवर सेल्फ लगाएंगे। ठीक है। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट यू एंड ही है तो यू, योर सेल्फ लगाएंगे, हाँ, प्रोनाउन। और अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही एंड आई है तो अस, आवर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। जैसे, और यू, ही एंड सी अगर सब्जेक्ट आया है किसी वाक्य का तो यू, योर सेल्फ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे। और वाक्य भी एक आध करा दूंगा इससे संबंधित। यह भी पॉइंट प्रोनाउन का बहुत ही यूज में आता है, वाक्यों में आता है सुधार के लिए, और हम नहीं कर पाते, तो ध्यान से सुनो। योर का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, जबकि योर्स का प्रयोग पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में होता है। अब आप समझेंगे योर के तुरंत बाद कोई नाउन होगा, यानी कि एडजेक्टिव कब होता है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता ही तो बताता है। तो योर के तुरंत बाद कोई नाउन दिया होगा, जबकि एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो कोई भी नाउन नहीं दिया होगा। जैसे दोबारा सुन लें, योर का प्रयोग पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, जबकि योर्स का प्रयोग पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिख रखा है ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, दिस इज योर बुक। देखिए, योर के बाद एकदम नाउन दिया है बुक, तो ये योर लगेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं हुआ है। दिस इज योर बुक हो गया पॉजिटिव, ये पॉजेसिव है और एडजेक्टिव है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन दिया है इसके साथ। ऐसे ही दिस बुक इज योर्स। अब देखिए, दिस बुक इज योर्स, योर्स के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि योर के बाद कोई नाउन आता है और योर्स के बाद कोई नाउन नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिए। मैं एक एक पॉइंट बड़े ही जो है चुनिंदा रूप में लेके आया हूँ और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, और ऐसी स्थिति में वर्ब भी सिंगुलर आती है और उस सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोनाउन या पॉजेसिव भी सिंगुलर होते हैं। खूब समझ में आ रहा है? आगे एक सेंटेंस देख लीजिए और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखें, ईच मेंबर, अब मेंबर भी सिंगुलर है, ईच लगाया है। ईच वर्कर भी सिंगुलर है, ईच लगा है। तो हैज, साइक्रिया भी सिंगुलर आ गई। गिवन हिज कॉन्सेंट, अब हिज कॉन्सेंट की जगह वहाँ पर देयर दे देगा। ठीक है, तो इट्स भी दे देगा। तो ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि अगर आपको ईच का प्रयोग अगर किसी भी नाउन के, देखो ध्यान से सुनो, जब एंड से जुड़े हों और ईच लगा हुआ हो नाउन के पहले, तो हमारा जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन जो आएगा वो भी हमारा किसका आएगा, सिंगुलर का आएगा। ध्यान से समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुनो, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि दो एंटीसीडेंट एंड से जुड़े हों और उनमें से एक व्यक्ति हो और दूसरा एक वस्तु हो तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। ये बहुत आता है। जैसे एक सेंटेंस में देखा है, शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑन हर मिस्टेक। तो आपको दिख रहा होगा, सी एक लड़की है और एवरीथिंग एक वस्तु है, और हमारा ये क्या दिया है, हु के स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट। दोबारा सुन लीजिए, बहुत ही कीमती रूल है। यदि दो एक्सीडेंट एंड से जुड़े हों और उनमें से एक व्यक्ति हो और दूसरा जो है वस्तु हो तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हु की जगह हम क्या लगा लेंगे, दैट। समझ में आ रहा होगा, देखते रहें और आपके अपने कन्फ्यूजन दूर करते रहें। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट रूल लिख रखा है मैंने। अब्सेंट, प्रेजेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, कन्फाइन, डिवोट, सेक्रीफाइस, प्रोस्ट्रेटेड आदि ट्रांसिटिव वर्ब हैं, तो इनके बाद या तो ऑब्जेक्टिव आता है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। ध्यान से सुन लीजिए, या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैंने उदाहरण ले रखा है, ध्यान से सुने। ही एंजॉय शब्द आ गया, द पोएट्री एकदम तुरंत तो ऑब्जेक्ट आ गया, और ही एंजॉयड हिमसेल्फ। अब देखिए, आप कहेंगे हिमसेल्फ क्यों आया है, यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए द पोएट्री से पहले एट लगाया, कोई प्रीपोजिशन लगाया तो प्रीपोजिशन आया है, एकदम से तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऐसा हमारे वाक्यों में बहुत आता है। ध्यान से सुनते रहें और अपने कन्फ्यूजन
दूर करते रहें। इससे बढ़िया प्रोनाउन के बारे में वीडियो कोई भी टीचर नहीं दे सकता। ध्यान से सुने, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये भी। ऑल, नॉन, नथिंग, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव या फिर द सेम के बाद यदि कोई वर्ब का प्रयोग हो आदि के बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आज के बाद आपको प्रोनाउन से संबंधित वाक्यों में अगर कोई एरर आता है तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। और एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए और उस प्रोनाउन से संबंधित एरर वाली एक्सरसाइज को कर लीजिए, आपको बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो को बार बार ज़रूर देखें। और आपके लिए एक एक कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।